स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग पे एमसीक्यू, जिसमें हम बहुत सारी एमसीक्यूज देखेंगे और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो रिवीजन करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। आपको हमारे यहाँ का रूल पता है कि आपको क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर अगर आंसर आता है तो आपको आंसर पहले कमेंट करना है। ओके, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, और आपके लिए भी ये एक तरीके का मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप खुद को देखोगे कि आपने कितनी तैयारी की है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन में इसमें से क्या सबसे इम्पोर्टेंस रखता है? ऑप्शंस हैं, ए डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, मतलब इंडियन पॉपुलेशन की ये खासियत है कि यहाँ पर बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब बर्थ रेट पहले ज़्यादा था, अभी वो कम हो गया है। या फिर बी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल, लोगों के पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आ रही है। सी साइज ऑफ इट्स अडोलसेंट पॉपुलेशन, जो अडोलसेंट पॉपुलेशन है, अडोलसेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, तो इनके साइज़ में चेंजेस आना ये सिग्निफिकेंट फीचर है इंडियन पॉपुलेशन का। डी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशंस, यहाँ के हेल्थ कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, यानी कि द साइज ऑफ इज एडोलसेंट पॉपुलेशन। द साइज ऑफ इज एडोलसेंट पॉपुलेशन ये इंडियन पॉपुलेशन का एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a hormonal method of family planning maximum how many hormones are included। फैमिली प्लानिंग अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने उसमें हार्मोनल मेथड्स के बारे में पढ़े होंगे। ओके, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट वीडियो पॉज करके मेथड कितने हैं वो बताइए, और अगर उनका नाम भी पता है तो वो भी बताइए, और नहीं पता तो ओके मैं बताती हूँ। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि 2 हार्मोनल मेथड है फैमिली प्लानिंग के। तो उन दोनों का नाम क्या है? अगर आपको पता है तो फटाफट वीडियो पॉज करके कमेंट करिए। ऐसे मैं बता दूं, 2 नाम है, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टिन्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। पहला का नाम है एस्ट्रोजन एंड दूसरे का नाम है प्रोजेस्टिन्स। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडियन What was the population density of India according to 2001? जब 2001 का सेंसस हुआ था पॉपुलेशन का, तो उस टाइम पे क्या डेंसिटी थी? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि इतने जगह पे कितने पर्सन रहते हैं, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर, जैसे 1 किलोमीटर की जगह में कितने लोग रहते हैं। ऑप्शन है ए 124 पर्सन, बी 224 पर्सन, सी 324 या डी 424 पर्सन पर किलोमीटर पर स्क्वायर। ओके, सो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी कि 324 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर पे कितने पर्सन रहते हैं? तो 324 पर्सन रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। जब किसी भी पॉपुलेशन में चिल्ड्रंस की मात्रा ज़्यादा होती है, बच्चों की मात्रा अगर ज़्यादा होती है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए हाई बर्थ रेट, बी हाई डेथ रेट, सी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, या डी मोर मैरिड कपल। दोस्तों, अगर किसी भी पॉपुलेशन में चिल्ड्रन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसका मतलब होता है हाई बर्थ रेट। ओके, ये हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जो हम लॉजिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमने चैप्टर पढ़ा ही हो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी चाइना या डी रशिया। दोस्तों, इसका आंसर आपको पक्का आता होगा, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, सो इसका आंसर होगा सी, यानी कि चाइना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन पीडीएफ से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या फिर और भी चैप्टर्स के नोट्स अगर आपको मुझसे चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स पूछने हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप या मेल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर्ड एज। डिफरेंट एज ग्रुप में अगर नंबर ऑफ पीपल अलग अलग हों, जैसे कि सेम एज ग्रुप होता है, जैसे कि किसी जगह पे सेम 6 से लेकर 12 साल तक सेम एज के हों, या फिर 12 से लेकर 20 साल तक सेम एज के ज़्यादा हों। लेकिन अगर किसी जगह पे डिफरेंट एज ग्रुप हो, अलग अलग एज के लोग हों, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सेक्स रेशियो, बी एज कॉम्पोजिशन, सी अडोलसेंट पॉपुलेशन, या डी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर हम लॉजिक लगाकर भी सोचें तो एक कॉम्पोजिशन है बहुत सारे एज का, तो इसे हम कहेंगे एज कॉम्पोजिशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, और आप लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर्स सही किए हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्स पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा रीज़न है जिसके वजह से पॉपुलेशन स्पार्स हो जाती है? स्पार्स का मतलब होता है पॉपुलेशन की कमी, यानी आधी पॉपुलेशन इधर आधी पॉपुलेशन उधर, यानी बिछड़ जाना, सब पॉपुलेशन इधर उधर होते हैं। उसको किस वजह से? ऑप्शन है ए फ्लैट प्लेन्स एंड एबंडेंट रेनफॉल, बी रज्ड ट्रेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, सी फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल, डी रज्ड टेरेन एंड फेवरेबल क्लाइमेट। दोस्तों, रज्ड ट्रेन का मतलब होता है बहुत ही उबड़ खाबड़ जगह, और अनफेवरेबल क्लाइमेट का मतलब होता है जो क्लाइमेट अच्छा ना हो। ओके, लोगों के रहने के लिए वो क्लाइमेट अच्छा ना हो। तो दोस्तों, आप ही सोचो, जिस जगह पे सारी सुख सुविधाएं होंगी वहाँ पर लोग ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि हम अपने मेट्रो सिटीज़ में देखते हैं, मैदानी भाग है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो फ्लैट प्लेन्स में तो लोग रहेंगे, तो वहाँ स्पार्स पॉपुलेशन नहीं होगा, बल्कि वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है रज ट्रेन, यानी उबड़ खाबड़ जगह, और अनफेवरेबल क्लाइमेट, ये हो सकता है सी फर्टाइल सॉइल। अगर किसी जगह पे फर्टाइल सॉइल है, यानी कि उपजाऊ जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खदान उग सकते हैं, तो फिर वहाँ पे तो लोग रहेंगे ही। फिर डी है रज ट्रेन एंड फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर फेवरेबल है तो वहाँ भी लोग रहेंगे, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि रज्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे ज़मीन भी उबड़ खाबड़ हो और वहाँ की क्लाइमेट भी अच्छी ना हो, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कैरिड आउट फॉर सेंसस। कितने कितने दिनों में पॉपुलेशन एनुमरेशन होती है? यानी कि दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके घर में भी लोग आते हैं ना, वो जनगणना के लिए आके पूछते हैं आपके घर में कितने लोग हैं, ये सब होता है। ओके, सो कितने सालों में होता है? तो ये एक डिकेड में होता है, यानी कि 10 साल में, हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और मुझसे इसका प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर टू एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सोसाइटी एट अ गिवन टाइम। किसी सोसाइटी में कितने मेल्स एंड कितने फीमेल्स हैं, ओके, क्या इक्वालिटी है उनकी, मतलब मेल ज़्यादा है या फीमेल, या फिर दोनों इक्वल है, तो ये जानने के लिए हमें कौन सा इंडिकेटर की ज़रूरत है इनको मीज़र करने के लिए, यानी कि मापने के लिए? ऑप्शन दिया हुआ है ए एज कॉम्पोजिशन, बी लिटरेसी रेट, सी सेक्स रेशियो, या डी डेथ रेट। तो दोस्तों, किसी भी जगह का जो सेक्स रेशियो होता है उससे हमें पता चलता है कि कितने मेल्स हैं एंड कितने फीमेल्स हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे रहती है? दोस्तों, कितनी यूनियन टेरिटरीज़ है वैसे हमारी? तो 7 यूनियन टेरिटरी है। ओके, और उन 7 यूनियन टेरिटरीज़ में कौन सा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस वाले में रहते हैं? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पौंडीचेरी, या डी दमन एंड दीव।
दोस्तों अगर हम लॉजिक भी लगाए तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर होगा डी, कि इसका आंसर होगा बी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारा नेशनल कैपिटल भी है और वहाँ पर सारे जगह से लोग आकर रहते हैं, तो इसीलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2001 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे कम डेंसिटी वाला जगह कौन सा था एज पर 2001 सेंसस? ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, फिर बिहार में भी बहुत सारे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमें पता ही है कितने सारे लोग हैं, बहुत ही हाईएस्ट डेंसिटी वाला जगह है, तो इसका आंसर होगा सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में लीस्ट डेंसिटी है अगर हम कंपेयर करें इन सब के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज दैट हैव हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया आर। अब हम यहाँ पे कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। अभी तक ये यूनियन टेरिटरी थी जो इंडिया की ही थी, ये स्टेट थे जो इंडिया के ही थे, अब हम लोग आ गए हैं कंट्रीज़ पे। तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली डेंसिटी कौन सी है इंडिया को छोड़कर? ऑप्शन है ए चाइना, बी यूएसए, सी ब्रिटेन या डी बांग्लादेश। दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि बांग्लादेश। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो चाइना में है, फिर यहाँ डी क्यों टिक किया? दोस्तों क्वेश्चन को इसीलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा था? कंट्रीज़ दैट हैव हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। यहाँ पे हायर पॉपुलेशन नहीं पूछा, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है। अभी मैंने आपको डेंसिटी का मतलब बताया था कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि जगह कम और लोग ज़्यादा। चाइना में जगह बहुत ज़्यादा है, ओके, लेकिन बांग्लादेश में जगह बहुत कम है और उस हिसाब से लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी में इंडिया के बाद बांग्लादेश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा हुआ? ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, बी केरला, डी सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे बताएं। ओके, अब यहाँ पर डेंसिटी नहीं पूछा है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन पूछ रहा है। ओके, सो पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होगा? सो पॉपुलेशन के हिसाब से होगा सी यानी कि उत्तर प्रदेश। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट? एनपीपी जिसे हम कहते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये कब आया था? ऑप्शन है ए 2001, बी 1947, सी 1952 या डी 2000। दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि 2000। एनपीपी 2000 में आया था। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शियरी एक्टिविटी? इनमें से कौन सा टर्शियरी एक्टिविटी नहीं है? सबसे पहले तो ये जानते हैं टर्शियरी का मतलब क्या होता है। सो दोस्तों टर्शियरी जिसे हिंदी वाले पढ़ेंगे तृतीयक, तो तृतीयक एक्टिविटी इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों कोई भी एक्टिविटी जिसमें सर्विस आता है तो वो टर्शियरी एक्टिविटी होता है। ओके, सो सर्विस किस में आ रहा है? ऑप्शन है ए बैंकिंग, बी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या डी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। इनमें से कौन सा टर्शियरी एक्टिविटी नहीं है, मतलब किसमें हम सर्विस नहीं देते हैं? सो ऑप्शन है डी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। बाकी सब में देख रहे हैं हम लोग कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें सर्विस दे रहे हैं, जबकि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में हम क्या कर रहे हैं, अपना गुड्स बनाकर सेल कर रहे हैं, इसीलिए ये टर्शियरी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और एक है टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है? जैसे जब किसान ज़मीन से कुछ उगा रहे हैं तो वो हुआ प्राइमरी। फिर सपोज़ गेहूँ उगाया तो गेहूँ हुई प्राइमरी एक्टिविटी। फिर गेहूँ से अगर उसे आटा बनाया जाता है फैक्ट्री में तो उसे कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। और फिर उस आटा को अगर किसी थर्ड पार्टी के पास, कंज्यूमर के पास पहुंचाया जाए तो उसे कहेंगे टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके, फिर नेक्स्ट 16, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ
लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन। अब ये जो बर्थ रेट है वो कितने साल में बताया जाता है, ओके, पर 1000 पर्सन। ऑप्शन है ए 10 ईयर्स, बी 5 ईयर्स, सी 2 ईयर्स या डी 1 ईयर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी कि 1 ईयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट्स प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी पे आते हैं जो फर्स्ट हैंड एक्टिविटीज़ है। ऑप्शन है ए फिशिंग, बी टीचिंग, सी कंस्ट्रक्शन या डी मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों किसी भी सामान को फर्स्ट टाइम बनाना, फिशिंग में कुछ बन नहीं रहा है, टीचिंग में भी नहीं बन रहा, कंस्ट्रक्शन में भी नहीं बन रहा, किस में बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बन रहा है, ओके। सो इसका आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन किस टाइप के हैं आप ये ज़रूर समझना कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। जिससे आप जब रिवीजन करो तो आप इन सब पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना कि ये सब पॉइंट्स ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अभी हमने देखा सर्विस, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, तो इन सब के बारे में जब आप देखो तो इन्हें और थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगर रेट पे बात आए, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब को थोड़ा अच्छे से देखना, ओके। ये होता है पढ़ने का वे। तो इन सब को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे रिवीजन करना, इसीलिए हम लोग एमसीक्यूज़ सॉल्व करते हैं और मैं आपको इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में ये ही एमसीक्यूज़ आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सीख जाओगे कि पैटर्न क्या होगा, ओके। और किसी भी टाइप का एमसीक्यू आए तो आप एग्ज़ाम में घबराओ ना और अच्छे से उसे सॉल्व करके आओ। फिर नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एरिया कितना है। ऑप्शन है ए 2.4%, बी 16.7%, सी 3.28%, डी 1.02%। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो परसेंट है वो 2.4% है। इंडिया का एरिया 2.4% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल है। ऑप्शन है ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब या डी वेस्ट बंगाल। दोस्तों इसका आंसर होगा ए केरला। केरला में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल है। फिर नेक्स्ट, व्हाट ईयर इज कंसीडर्ड अ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। डिवाइड इंडिया में कौन से ईयर को माना जाता है। सो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, ए 1911, बी 1921, सी 1931 या डी 1751। सो इसका आंसर होगा बी यानी कि 1921। दोस्तों 1921 को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि 1921 के पहले तक इंडिया में पॉपुलेशन बहुत स्पार्स था, मतलब बहुत ही बिछड़ा बिछड़ा पॉपुलेशन, बहुत कम इधर उधर ऐसा। लेकिन 1921 के बाद से पॉपुलेशन एकदम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, मतलब एक ही जगह पे था और हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होने लगा, ठीक है। इसलिए 1921 को एक डिवाइड लाइन मान लिया गया है कि उसके पहले पॉपुलेशन कम थी, स्पार्स थी और अभी हाईली डेंसली है और चारों तरफ है, ओके। तो इसीलिए 1921 को ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इंडिया में बोला गया है। फिर नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। पॉपुलेशन ग्रोथ का मैग्नीट्यूड कहाँ रेफर्स करता है। ऑप्शन है ए द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, बी द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, सी the rate at which the population increases, D the number of females per 1000 males। दोस्तों पहले इसका क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। क्वेश्चन का मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बेस पे हम निकालते हैं, ओके। सो किस बेस पे निकालेंगे। ग्रोथ का मतलब ही है कि हर साल कितने ऐड हो रहे हैं तभी वो ग्रोथ कहलाता है, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ, एडेड, कुछ ऐड हो रहा है, तो द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर को हम ग्रोथ बोलेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ इस बेस पे निकालते हैं कि हर साल कितने ऐड हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है पॉपुलेशन का एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ आ गए, ओके, या फिर कोरोना में बहुत सारे लोग शहर से गांव की तरफ चले गए, तो इसे ही कहते हैं माइग्रेशन। सो माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से कौन सा माइग्रेशन होगा जिसके वजह से पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा? ऑप्शन है ए एक्सटर्नल माइग्रेशन, बी इंटरनल माइग्रेशन, सी इंटरनेशनल माइग्रेशन या डी नेशनल माइग्रेशन। सो दोस्तों इसका आंसर होगा बी यानी कि इंटरनल माइग्रेशन। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में पूरे नेशन का पॉपुलेशन देखते हैं, तो नेशन के अंदर कोई पर्सन अगर चेंज होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सपोज़ कोई अगर बिहार से यूपी आया या यूपी से बिहार गया तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉपुलेशन तो सेम रहेगी पूरे इंडिया की। लेकिन अगर कोई इंडिया से बाहर कंट्री चल जाए, ओके, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये होता है तो हमें दिक्कत होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। अब प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आता है? ऑप्शन है ए फिशिंग, बी बैंकिंग, सी कंस्ट्रक्शन या फिर डी ट्रांसपोर्टेशन। सो दोस्तों 23 का ए यानी कि फिशिंग। फिशिंग किस में आती है? प्राइमरी एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फर्स्ट हमारा काम क्या हो रहा है? फिश को बाहर निकालना, ओके। जबकि बैंकिंग हो गई टर्शरी, कंस्ट्रक्शन हो गई सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गई? टर्शरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी ने मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज किया था कि आपको एलडीसी के लिए इन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये एमसीक्यू बना कर लाई हूँ, ओके। इसी तरीके से आपको जो भी चाहिए चैप्टर्स के वीडियोस या फिर कोई चैप्टर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे बोल सकते हैं, ओके। उसकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। लेकिन कमेंट ज़रूर करके जाना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, ओके। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो सजेशन भी दें जिससे नेक्स्ट टाइम आपको उन सब में सुधार मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉमर्स कम्स अंडर। अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉमर्स ये सब कौन सी एक्टिविटी के अंदर आती है? ऑप्शन है ए प्राइमरी एक्टिविटीज़, बी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, सी टर्शरी एक्टिविटीज़ या डी रूरल एक्टिविटीज़। सो दोस्तों इसका आंसर होगा सी यानी कि टर्शरी एक्टिविटीज़, क्योंकि इन सब में सर्विस होता है तो सर्विस का मतलब है टर्शरी एक्टिविटीज़, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच among the following is not included in policy framework of NPP 2000। अभी हमने देखा था NPP, ओके। सो NPP में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन है ए इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर्स ऑफ एज। जिन बच्चों का 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन देना। बी रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब इन्फेंट जो जन्मते बच्चे हैं उनके मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने की जो दर है उसमें कमी लाना। सी अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है इम्यूनिटी बढ़ाना यानी कि हेल्थ पे ध्यान देना, ओके। सो उनके लिए सारे वैक्सीन बनाया जाए जो डिजीजेस को रोकें। या डी मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, या फिर एक फैमिली को वेलफेयर मिले उस टाइप का कोई सेंटर्ड प्रोग्राम बनाना। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए यानी कि इम्पार्ट फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अबव 14 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों जब भी किसी भी क्वेश्चन में नो या नोट हो तो उसे आप ज़रूर 2 बार पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप आंसर कुछ और ही लिख के आएंगे और सोचेंगे कि मैंने सही किया है। इसमें क्या बोला है, इनमें से कौन सा नॉट इंक्लूडेड है एनपीपी में, तो कौन सा नॉट इंक्लूडेड है? ये कंपल्सरी एजुकेशन वाला, बाकी सब इसका मतलब इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटी। क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी एक्टिविटी में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, नॉट, ओके। सो एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, माइनिंग टू गिव एजुकेशन। सो दोस्तों एग्रीकल्चर सबसे फर्स्ट काम हो रहा है तो ये तो आएगा ही प्राइमरी में। पोल्ट्री फार्मिंग
ये भी प्राइमरी हो गया, माइनिंग ये भी फर्स्ट काम है। सो टू गिव एजुकेशन ये एक सर्विस है, ओके, और सर्विस है मतलब वो टर्शियरी हो जाएगी, मतलब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल का मतलब समझते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब एक इंसान में स्किल्स आना, ओके, स्किल साथ साथ उसका हेल्थ अच्छा होना, ओके, मतलब इंसान पूरी तरीके से वेल हो, तो इसे कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इनमें से कौन सा नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, मतलब इनमें से कौन सा चीज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करता है। ऑप्शन है ए एजुकेशन, बी मेडिकल केयर, सी ट्रेनिंग, या डी इरिगेशन। दोस्तों सब समझ में आया, लेकिन इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है जो हम एग्रीकल्चर करते वक्त करते हैं। तो सिंचाई करने से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो नॉट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी इरिगेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी यानी कि इनमें से कौन सा मार्केट एक्टिविटी है। ऑप्शन है ए अ टीचर टीचिंग हर चाइल्ड, एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रही है। बी अ टीचर टीचिंग इन स्कूल, स्कूल के सभी बच्चों को पढ़ा रही है। सी अ मैकेनिक रिपेयरिंग हिज कार, मैकेनिक अपना ही कार बना रहा है। डी अ बार्बर कटिंग हिज सन्स हेयर, एक बार्बर अपने ही बेटे का हेयर कट कर रहा है। तो इनमें से कौन सा मार्केट एक्टिविटी है। सो दोस्तों ये तीनों आपस में मिले हुए हैं कि सब अपने अपने कर रहे हैं, और स्कूल, इसका मतलब इसका आंसर होगा बी, एक टीचर जब स्कूल में पढ़ाती हैं तो वो मार्केट एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वो करने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड और चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, ओके, एलडीसी के लिए नोट्स चाहिए और भी अलग अलग एग्जाम्स के लिए नोट्स चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मेल कर सकते हैं, ओके, और कोई दिक्कत हो तो आप वो पूछ भी सकते हैं मेरे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट। फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। फॉर बर्थ कंट्रोल इश्यूज़, फॉर हैविंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, फॉर हैविंग चाइल्ड एवरी ईयर, टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर द एज ऑफ 20। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए फॉर बर्थ कंट्रोल इश्यूज़, बर्थ कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और आपको बहुत ही जल्द 5 ईयर प्लान, फिर एनर्जी कंजर्वेशन और भी बहुत सारे MCQs मिलने वाले हैं, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें कि वीडियोस आते ही आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एकदम आकर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस मुझे वीडियो में बताकर ज़रूर जाएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही है या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।